अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अभी किसी भी इन्वेस्टर को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो नोएडा की किस लोकेशन में करना चाहिए? देखिए प्रतिका, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इस समय सबसे अच्छा जो एक्सपोजर है। कुछ क्लाइंट्स का ये भी रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने में या सॉफ्ट लॉन्च कोई प्रोजेक्ट आया है, प्री लॉन्च में आया है तो सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। वहीं पे अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो सेफ नहीं होगा। एक्चुअली रेडी टू मूव इन में जब भी हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिका चौधरी, आपकी ट्रस्टेड रियल्टर पार्टनर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे गेस्ट मिस्टर भरत शर्मा, जिनके साथ हम बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल या फिर एक इन्वेस्टर को किस तरीके से और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रतिका, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अब दोनों मिलकर आज कुछ ऐसा करेंगे कि शायद हम ये कोशिश कर पाएँ कुछ क्वेश्चंस का जवाब देके कि जो इन्वेस्टर्स हो, एक इंडिविजुअल है जो अपने लिए घर देख रहे हैं, तो वो जिस प्रोसेस को जो वो बहुत टफ मान लेते हैं, उसको हम दोनों मिलकर कैसे ईजी कर सकते हैं। राइट। वंस अगेन थैंक यू सो मच। भैया जी, तो मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आते हैं या मैं बात करती हूँ क्लाइंट से, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इशू जो होता है, उनको समझ नहीं आता है कि किस प्रॉपर्टी को फाइनल करना चाहिए। लाइक वो विजिट्स करते हैं, मार्केट में पूरा घूमते हैं, 4 से 5 प्रोजेक्ट विजिट करते हैं, उनको कोई पसंद भी आता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग उनके लिए होता है डिसीजन लेना। तो किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके लिए ईजी हो जाए चीज़ें। देखो प्रतिका, इसमें ना बेसिकली इसको ना सबसे पहले डेप्थ से समझना पड़ेगा आपको। एकदम इनिशियल स्टेज पे जाना होगा जब हम प्रॉपर्टी ये स्टार्ट होती है कि बीइंग एज ए फैमिली हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठते हैं और एक अपने घर को डिसाइड करते हैं कि हमें अब घर लेना है। राइट। उसके बाद एक अपनी लीड सेपरेट करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, मार्केट में अपनी इंक्वायरी ड्रॉप करते हैं। इंक्वायरी ड्रॉप करने के बाद उनके पास डिफरेंट कॉल्स आने लगते हैं, ठीक है। अपना एक सर्च क्राइटेरिया बनाते हैं कि उन्हें 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए, 4 चाहिए। अब उनके पास डिफरेंट कॉल्स आने लगते हैं मार्केट से। राइट। अब जो उनके स्पेसिफिकेशन जिस रिक्वायरमेंट में वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे, वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है कि हर कोई उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो भी इंडिविजुअल। कि सर आप जो अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो वो वहाँ पे अपील करेंगे कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों लेना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास कॉल आ रहा है रेडी टू मूव इन है, तो वो आपको ये अपील करेंगे कि आपको रेडी टू मूव इन लेना चाहिए। तो वो एक वो जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं एक क्वाड्रेंट शेयर करता हूँ हमेशा सभी के साथ, जितने मैं क्लाइंट्स के साथ अपनी मीटिंग करता हूँ। उसमें वो क्वाड्रेंट आपके प्रोसेस को बहुत ईजी कर देगा। वो क्वाड्रेंट का जो आपका सबसे पहला फेज है कि आप सबसे पहले वो लोकेशन आइडेंटिफाई करिए जो आपके लिए कंफर्टेबल है। राइट। कंफर्टेबल इन द सेंस कि जिस लोकेशन से आपके लिए ऑफिस अप्रोचेबल हो, नियर हो, जिस लोकेशन के पास स्कूल्स वगैरह हो, और जो लोकेशन एटलीस्ट डेवलप्ड हो, जहाँ पे राइट। शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो। कहीं ऐसा नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जहाँ पे ये सारी अवेलेबिलिटी ना हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा सेकंड जो पॉइंट आता है बिल्डर। आपको सेकंड जो चूज करना है वो बिल्डर चूज करना है, क्योंकि बिल्डर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसकी क्रेडिटेबिलिटी चेक करनी है। उसने पास डिलीवरी जो उसकी क्या है, उसने जो कमिटमेंट्स किए थे उसमें कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको पेन नहीं देगा अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। थर्ड जो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस प्रॉपर्टी के स्पेसिफिकेशन चेक करिए। क्या वो स्पेसिफिकेशंस आज के हिसाब से हैं? क्या वो स्पेसिफिकेशंस ऐसा तो नहीं है कि एक फ्लोर पे 8 यूनिट्स है और उसमें सिर्फ 2 लिफ्ट है और उसकी हाइट G+26 है? राइट। आप ये घर तो खरीद लेंगे, लेकिन जब आप इस घर में जाने रहने स्टार्ट करेंगे तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि ये घर ठीक नहीं है आपके लिए। और अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस प्राइस। ये जो तीनों का बकेट है, ये आपको किस प्राइस में मिल रहा है? क्योंकि राइट। प्राइस प्राइस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिल्कुल। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं इंडियंस हैं, तो हम सबसे पहले अपने प्राइस की कैलकुलेशन ही करते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में, जिसको मैंने बोला आपको लोकेशन, सेकंड पॉइंट इज बिल्डर, थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशंस मींस आपको डोर की क्वालिटी क्या मिल रही है, आपकी टाइल्स की है, आपकी किचन कैसी है, ये सारे स्पेसिफिकेशन चेक करने हैं। लिफ्ट्स कितनी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है आपकी जिस प्रॉपर्टी को आप लेने जा रहे हैं। एंड सेकंड, ये जितना भी कॉम्बो है ये किस प्राइस में मिल रहा है और किस पेमेंट प्लान के साथ है। राइट। दैट्स अब इट। जैसे कोई भी क्लाइंट है वो बिल्डर के यहाँ पे विजिट करता है, तो बिल्डर तो कभी भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताता ना, तो क्लाइंट कैसे उसको वेरीफाई करे कि उसको पता चले कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है। बिल्डर कभी भी अपने नेगेटिव चीज़ें नहीं बताता है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताता आप है। बहुत सी जगह आपको चेक करने का एक तो सबसे सिंपल है, आज गूगल रिव्यूज़ दे सकते हो आप। उस सोसाइटी के अगर आप रिव्यूज़ देखोगे तो उसमें क्लैरिटी आ जाती है कि जो कमिटमेंट्स बिल्डर ने किए थे वो कमिटमेंट्स 100% पूरे हुए नहीं। जैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट्स तो हमेशा कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं। आप राइट। 100% सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं दे सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर कुछ कंप्लेंट्स हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, लेकिन अगर कुछ बड़ी कंप्लेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं, हम्म। जो एमिनिटी रिलेटेड हैं कि कमिट किया गया, और आपको इंसेप्शन पे जब प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही थी तो आपको एक सेट ऑफ कमिटमेंट्स दिया जाता है
चाहे वो स्क्वायर फीट, इतना स्क्वायर फीट क्लब होगा, हम इस तरह की लॉबीज़ बनाएंगे। अगर वो कहीं चूक हुई है तो वो बिल्डर आगे भी ऐसा कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट यहाँ पे एक चीज़ भी है, जैसे पहले लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ था, पैंडेमिक हुआ, तो उसकी वजह से भी बिल्डर्स को काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, जो कि अभी अपनी इमेज ठीक करने के लिए भी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी क्लाइंट्स को ये होता है कि पहले अभी नहीं हुआ था बट अभी कर रहे हैं, और अभी एक दो प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर भी किए हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने चीज़ें, अपना क्लब हाउस हो गया या चीज़ें की है ठीक, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, कि क्या-क्या हमें, लाइक रेरा हो गया, एक और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, तो देखिए, रेरा किन-किन चीज़ों का? रेरा तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो रेरा को तो आपको 100% गो थ्रू करना है, ओके, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस को आपका जवाब दे देता है। राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हो सकता है बिल्डर ने किसी अपने प्रोजेक्ट में कोई कमी करी हो, लेकिन हाँ, हुँ, ये एश्योरेंस नहीं होती है कि उसकी वो आगे भी ऐसी कमी करेगा। बिल्कुल, मतलब उसके अंदर से चीज़ें ठीक करी जा सकती है, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उस बिल्डर की इंटेंशंस क्या हैं, राइट, इंटेंशंस ऑफ डिलीवरी क्या है, इंटेंशंस ऑफ उस प्रोजेक्ट को वो कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो आपको ये भी चीज़ भी एक बार चेक करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, आप किसी भी बिल्डर को डिसाइड करने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर चेक करें। मुझे लगता है कि अगर आप किसी रियल्टर के थ्रू जाते हैं, तो रियल्टर आपको एक, मतलब पर्टिकुलर किसी भी बिल्डर के नेगेटिव पॉइंट्स भी बताता है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताता है। लेकिन जब कोई भी क्लाइंट डायरेक्ट बिल्डर के साथ जाता है, तो बिल्डर सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा, कभी भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताता। ये चीज़ मैंने, मतलब पर्सनली नोटिस की है। और इवन दो मेरे क्लाइंट्स ने भी मुझे बोला है कि हमने बिल्डर के यहाँ पे विजिट किया, तो उन्होंने हमें नहीं सारी चीज़ें बताई। जब मैंने एक रियल्टर के थ्रू किया, तो वहाँ से मुझे चीज़ें पता नहीं, तो चली। आप इसको ऐसे समझो, आपके जब अगर आप बिल्डर के यहाँ जा रहे हैं तो उसके एम्प्लॉय के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है राइट, आपको सजेस्ट करने का। उसके अपने एक डिफरेंट सेट्स ऑफ टारगेट होते हैं, तो वो हमेशा अपनी ही प्रॉपर्टी को आपको सेट करने की कोशिश करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ से पैसा सेट करेगा। लेकिन बीइंग एज ए रियल्टर के साथ जाना, तो उसमें क्या है, आप एक ओपन इंक्वायरी सेटअप करते हैं। ओपन इंक्वायरी इन द सेंस कि जैसे मुझे एक तो 3 BHK चाहिए, तो मैं 3 BHK का डिस्कशन करूँगा। फिर मैं उसके बाद मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए या रेडी टू मूव इन चाहिए, ठीक है। फिर मैं स्पेसिफिकेशन रियल्टर के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर मैं अपने फंड रियल्टर के साथ डिस्कस करूँगा। तो रियल्टर हमेशा क्या करेगा, मुझे 4-5 ऑप्शंस देगा। मेरे लिए कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, मुझे अनटिल अनलेस जब तक नहीं पता, जब तक मुझे सपने में ना आ जाए बिल्कुल, हाँ, मेरे लिए ये प्रॉपर्टी अच्छी है। और राइट, ऐसा भी नहीं होता था, जब मैं अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम देता था तो मुझ पे 2 तरीके होते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तो ये होता था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, एक तो ये था कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ, तो राइट, मुझे राइट आंसर पता चल जाएगा, या फिर मैं ये कर पाऊँ कि कौन-सा आंसर इसका ठीक नहीं है ऑब्जेक्टिव्स में से। राइट, ये 3 मुझे सही नहीं लग रहे, दिस इज़ द बेस्ट, ये अच्छा है, तो मैं उसको टिक कर देता था। तो रियल्टर हमेशा आपकी लाइफ में ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, जो हुँ, आपको वो हमेशा ऑप्शंस देगा, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी है। आप राइट, समझिए ना, मैं अगर 2000 रुपए की जीन्स भी खरीदनी है, तो अगर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन होगा तो आई विल नॉट परचेज। तो ये बिल्कुल, तो वो चीज़ है जहाँ आपको 20 साल का आपके लिए होम लोन चलेगा, हुँ, आपको अपने सेल्फ फंड है, आपकी पूरी मेहनत की कमाई वन शॉट एक जगह चली जाती है। तो उसमें सेटिस्फेक्शन और चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब तक डिसीजन नहीं ले सकते, जब तक आपके पास चॉइसेस नहीं होंगी। एंड द बिल्कुल, सेकंड मेन फैक्टर, रियल्टर इज द सेम पर्सन, वो वही है रियल्टर जो आपको वो ऑप्शन दे सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स का ये इसलिए भी कहता हूँ होता आप लोग है। बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स का ये भी रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने में, या सॉफ्ट लॉन्च कोई प्रोजेक्ट आया है, प्री लॉन्च में आया है, उनको करना तो होता है इन्वेस्ट, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर होता है कि अगर हम रेडी टू मूव में जाएंगे तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट रहेगा, वहीं पे अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो सेफ़ नहीं होगा। एक्चुअली रेडी टू मूव इन में जब भी हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हम्म, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। राइट, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टी को देखूं तो प्रॉपर्टी जब इंसेप्शन होती है, एट द टाइम ऑफ जब स्टार्ट होती है प्रॉपर्टी, और उसका जब पीरियड देखेंगे, जब वो पोजीशन पे आ गई प्रॉपर्टी, जिसका हैंडओवर हो गया, तो उसका जो प्राइस है वो अप्रेस कर चुका होता है, प्राइस बढ़ चुका होता है उसका। बिल्कुल, तो अब उसमें गुंजाइश नहीं होती कि वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अप्रेस करेगी। एग्जैक्टली 1,500 इतना भी मुश्किल ही हो वो जाएगा, या टाइम तो टाइम लिंक बहुत कम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रॉपर्टी का बिल्कुल, प्राइस कम बढ़ेगा। अच्छा, इंसेप्शन पे क्या होता है प्रॉपर्टी, और अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इंसेप्शन पे आप प्राइस कम लेते हैं। राइट, प्रॉपर्टी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि सर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता है वैसे एक एंड यूजर्स का फेथ डेवलप होता है। एग्जैक्टली, आप समझिए, एंड यूजर्स का फेथ डेवलप होगा तभी तो प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। जब प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस के अंदर उसके चेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। अभी भी, मतलब जैसे नोएडा में मैं देखती हूँ, निकलती हूँ, तो कितने सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रुके हुए थे अभी तक, लेकिन अभी कुछ कुछ एनसीएलटी में चले गए हैं, कुछ कुछ पे काम अभी चल रहा है,
टेक ओवर हुए हैं, तो वहाँ पे भी क्लाइंट्स को मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मतलब इन सारे प्रोजेक्ट्स में जो एनसीएलटी को गए हुए हैं या जिनका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो गया है, तो वो उनके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, अगर देखिए कोई प्रोजेक्ट अगर एनसीएलटी में चला गया है, तो एनसीएलटी जो लॉ ट्रिब्यूनल है, वो बेसिकली एक प्रोसेस डिफाइन करते हैं। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। वो एक प्रोसेस डिफाइन करते हैं जिसमें कोई भी उस प्रॉपर्टी को कोई सेकंड डेवलपर उसको टेक ऑफ करता है। ओके। टेक ऑफ करने के बाद उस प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिस किसी ने भी घर खरीदा है, उसे वो घर मिले। जो बेसिक राइट है एक इंडिविजुअल का कि जिसने घर खरीदा, उसने पैसे दिए, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राइट। बिल्डर की प्लानिंग फेलियर हुई, प्राइसिंग था, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, ये सब बिल्डर की तरफ से डिफॉल्ट था। लेकिन एक इंडिविजुअल की, मेरी जैसे मैंने कोई घर खरीदा तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अब प्रॉपर्टी एनसीएलटी चलेगी तो एनसीएलटी में गवर्नमेंट हमेशा से यही कोशिश करती है, एक ट्रिब्यूनल, कि कोई और डेवलपर उसे ले ले, और वो टाइम बाउंड रहता है वो हमेशा से प्रोसेस। जब वो टाइम बाउंड रहेगा तो वो एश्योरेंस करेगा कि इस प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है वो टाइमली हो जाए। अच्छा, दूसरा क्या है, एनसीएलटी में प्रॉपर्टी प्राइस का एक बहुत बड़ा रोल है गेम में। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सालों से अगर आप नोएडा एक्सटेंशन के देखोगे तो पिछले 5 साल में नोएडा एक्सटेंशन एक एरिया है नोएडा का, अगर आप वहाँ देखेंगे तो वो प्राइस इतना नहीं बढ़ा था जितने 4-5 सालों में बढ़ा है। ठीक है। तो वो जितने भी प्रोजेक्ट जो बंद हो गए थे, जिनमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, अगर आप एक लिस्ट आज बनाएंगे तो वो सारे कहीं ना कहीं रिवाइव फेज में है। जो रिवाइव मुझे फेज इन द लगता पेज है कि जैसे जब से मेट्रो आई है तब से ज़्यादा प्राइजेस में चेंजेस आए हैं नोएडा बिल्कुल है, एक्सटेंशन के। बिल्कुल जब है, से बिल्कुल। मेट्रो सपोज हुआ है कि मेट्रो आने वाला है, तब से एकदम से बूम किया है प्रॉपर्टी में। लाइक जितने भी वहाँ पे मॉल्स और सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो सभी के प्राइस भी, मतलब रेजिडेंशियल के भी, कमर्शियल के भी, सभी के तभी से बूम हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे-जैसे एरिया डेवलप होता जाएगा, वहाँ पे लैंड की सप्लाई कम होती जाएगी। कोई भी राइट। एक प्लानिंग होती है तो उसके एक लिमिटेड लैंड होती है उसके पास। बिल्कुल। तो जब लैंड की प्लानिंग कम होती जाएगी और स्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो जाएगा, तो वहाँ ऑब्वियसली लोग डिमांड आने लगती है। सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है ना, एक आप समझिए एक बहुत टाइम पहले सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जहाँ पे ये उम्मीद होती है कि एरिया डेवलप होता है, तब वो पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे आना शुरू करते हैं, तो एक बी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। ये जो मैंने पहला एग्जांपल दिया वो ए टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स थे, कि कहीं कुछ नहीं है, खाली खेत है, दे हैव इन्वेस्टेड ओवर देयर। विजनरी। हाँ, एक्चुअली जैसे इन्वेस्टमेंट एक के लिए विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, जैसे एक एग्जांपल भी हम लेते हैं सेक्टर 104 का। अगर हम नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं, अभी से अगर मैं 10 साल पहले उस लोकेशन में गई थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरे खेत और सारी चीज़ें। और अभी उस टाइम पे जिन लोगों ने पैसा लगाया था वहाँ पे, अभी आप जाएंगे पूरा डेवलप्ड है, इतना सुंदर बनाया हुआ है उसको। और वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स भी, मतलब सीआर से नीचे तो कुछ है ही नहीं। ऐसा अगर एक बिल्डिंग भी लेने जाते, एक फ्लोर भी लेने जाते, तो वो भी 5 सीआर से नीचे की कॉस्ट उसकी नहीं आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब सेम अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी अभी सेम ही सिनेरियो, जो कि 10 साल पहले सेक्टर 104 में था। तो वहाँ की क्या ग्रोथ आपको लगता है कि कितने साल में वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है और क्यों? देखिए, यमुना के पास एक यमुना एक्सप्रेसवे को जब आप डिफाइन करेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे हमेशा जो डिफाइंड होता है, उसकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। राइट। पहली प्लानिंग, अच्छा, जिस भी एरिया की प्लान्ड वे में डेवलप होता है उसके अंदर प्राइसिंग जरूर डिफरेंशिएट क्रिएट करती है। लेकिन यमुना एक्सप्रेस पे अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए जो प्राइस और एक्सपेक्टेशंस मैं मान के चलता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट यमुना का है बहुत अच्छा। तो जो प्लानिंग्स है वो जैसे जैसे करके आती रहेंगी, जैसे किसी भी आप एरिया को देखें तो वो जैसे जैसे धीरे डेवलप होता था उसका प्राइस बढ़ता रहता है, बिल्कुल। एक साथ नहीं बढ़ता है। तो यमुना के अंदर भी रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन वहाँ पे टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा समय आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देना पड़ेगा। राइट। जैसे आप खुद आप समझें कि आप 1980s में जाएं, 1980s में ज़मीन जब आपके किसी फोर फादर्स वगैरह ने खरीदी होगी, तो अब आप देखोगे तो उन्हें ज़मीन पहले ज़बरदस्ती करके दी जाती थी बिल्कुल। और कि बहुत मैं बहुत कम कॉलोनाइजर हूँ, रेट्स पे। कि यार आप एक काम करो ना, आप ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, आप ले लो प्लीज़। आप जैसे मतलब इस तरह कहते थे आप कि आप ठीक हो, आप ये प्रॉपर्टी ले लो, आप ये प्लॉट ले लो, जैसे पैसे देने हो वैसे दे देना। बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, डिमांड बढ़ी, ये डिमांड कहाँ से आई? ये डिमांड पॉपुलेशन से आई। बिल्कुल। अब आप सोचो, अगर मैं एक एवरेज आउट अगर ये देखूं, आज ये स्थिति है, अब इसके बाद जो पॉपुलेशन है 144 सीआर है, जो एक एस्टिमेटेड बता रहे हैं। अब जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा बिल्कुल। तो डिमांड प्रॉपर्टी, बढ़ेगी। तो डिमांड कैसे नहीं आएगी? आज अब अगर हर एक कोई इंडिविजुअल अपने घर के अंदर भी देख ले जो 1980 या 1970s में पैदा हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हर घर के अंदर एक रिक्वायरमेंट है 4 फ्लैट्स की। बिल्कुल। शादी होके जाएंगे, बच्चे हैं, तो सारे इंडिविजुअलिटी हैं। तो Right. मुझे लगता है आज के कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा डिमांड जनरेट होने वाली है। बिल्कुल। और पहले ऐसा भी होता था ना कि जॉइंट फैमिलीज एक साथ रह लेते थे एक घर में, लेकिन आज की डेट में सबको अपना इंडिविजुअल ही चाहिए होता है, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए। नहीं, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो बड़ा ये टफ होता है कि आज जैन जी हूँ मैं, बेटा है, अल्फा है, ये Right. मतलब अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी घर को लेके, ये बड़ा ही डिफरेंशिएट रहेगा Right. आने वाले समय में। बिल्कुल।
हाँ, लेकिन यहाँ ये है कि धीरे-धीरे अब आप खुद सोचिए ना, जब ये पॉपुलेशन, इन सारी पॉपुलेशंस को भी तो घर चाहिए ना। बिल्कुल। घर तो बेसिक नीड्स में आता है ना, रोटी, कपड़ा और राइट। मकान। तो मकान तो चाहिए। अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे का मुझे इन्वेस्टर्स का लगता है जैसे अब से 4-5 साल पहले वहाँ पे एक बबल आया था और अभी थोड़ा-सा डाउनर वहाँ पे आया है, लाइक अथॉरिटी के प्लॉट्स वगैरह हो गए। अभी उनके रेट्स कम भी हुए हैं और इतने ही हैं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में लाइक जैसे 4 से 5 साल अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता है, लाइक जैसे वहाँ पे इतना आईटी हब्स की प्लानिंग हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे अनाउंस किया है आईटी हब का और साथ में अपना ये जेवर एयरपोर्ट हो गया। तो इसकी वजह से आने वाले 4-5 साल में आपको क्या लगता है कि कितना ग्रोथ वहाँ पे हो सकता है? एक्चुअली क्या है ना, देखिए रिटर्न्स की कैलकुलेशन हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है। राइट। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अब मैं ये उम्मीद मान के चला हूँ कि मुझे 50 से 60%, मैंने हो सकता है प्रीवियस किसी प्रॉपर्टी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हो और मैंने उसमें 40-50% का रिटर्न ले लिया। तो अब मेरी प्रॉपर्टीज़ को लेके ना हमेशा रिटर्न की कैलकुलेशन 40 और 50% है, बिल्कुल। और अगर ये मुझे नहीं मिल रहा है तो ये मेरे लिए लॉस है। राइट। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है, मैं ये मान के चलता हूँ एनीथिंग, हुँ। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके पास पैसा होता है और एक आपका पूँजी होती है। बिल्कुल। पैसा आपका वो है जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, यानी आपने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा। राइट। पूँजी आपकी वो है जो आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखी है और वो ग्रो कर रही है। एनीथिंग जो इन्फ्लेशन को बीट करता है, वो आपका अच्छा रिटर्न है। राइट। आपने पैसा अपने पास रखा हुआ है, आपके 100 रुपए तो अगले साल अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो वो ऑलरेडी 94 रुपीज़ हो जाएँगे। बिल्कुल। और अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और अगर वो 100 रुपए के 110 रुपए भी हो जाते हैं, तो 6% का एक तो आपने वो इन्फ्लेशन बीट कर दिया और आपने राइट। 10% का रिटर्न ले लिया। तो बिल्कुल। हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैंने प्रीवियस कितना अर्न किया है। वरना बिल्कुल। मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी कभी भी 20 से 25% का रिटर्न तो आपको एनी हाउ देती ही देती है, जो राइट। मेरे एक्सपीरियंस में है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अभी किसी भी इन्वेस्टर को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो नोएडा की किस लोकेशन में करना चाहिए? और अगर उसकी शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है, लाइक कि अभी लगा दिया किसी सॉफ्ट लॉन्च प्रोजेक्ट में लगा दिया या प्री लॉन्च में लगा दिया या 1 डेढ़ साल बाद उसको एग्जिट करना है, तो कहाँ पे कौन से बेस्ट ऑप्शंस उसके लिए हो सकते हैं, कौन से लोकेशंस बेस्ट हो सकते हैं? देखिए प्रतिका, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अब अभी भी इस समय सबसे अच्छा जो एक्सपोजर है वो यमुना पर है। ओके। यमुना एक्सप्रेसवे पे आप लगाइए प्रॉपर्टी, आपकी 100% अप्रिशिएट करेगी प्रॉपर्टी। लेकिन आपको उस प्रॉपर्टी को ग्रो करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। हम शॉर्ट टर्म बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैं रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म बात नहीं करता हूँ, मतलब शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है जब तक ओके। आप पैसे को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं देंगे। बिल्कुल। वो एक मतलब इट्स लाइक ए लॉटरी कि आपने कहीं पैसे लगाए और वो एक जंप हो गया, तो इट्स बिटवीन वंस इन ए ब्लू मून, तो वो चीज़ हो गई और आपको बेनिफिट्स मिल गए। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा और हर बार भी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप कभी भी करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी अगर आप कहीं कर भी रहे हैं तो आप अपना एग्जिट प्लान जरूर डिस्कस करें। देखिए ओके। आपका एक एंट्री प्लान है, जो भी कोई आपको सजेस्ट करेगा तो वो आपके साथ एंट्री प्लान डिस्कस करेगा, बिल्कुल। लेकिन कोई भी आपके साथ ना एग्जिट प्लान डिस्कस नहीं करेगा राइट कि कि कैसे मैं एग्जिट कैसे करूंगा प्रॉपर्टी के अंदर। मैंने एक पैसा लगाया लेकिन उस प्रॉपर्टी के अंदर से मैं एग्जिट कैसे जाऊंगा। एग्जिट करने के लिए ना किसी भी एंड यूजर का, आप इन्वेस्टर हैं, आपकी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जब एंड यूजर का कॉन्फिडेंस आएगा, जब कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा एंड यूजर कॉन्फिडेंट होता है प्रॉपर्टी को लेके, तो वही तो प्रॉपर्टी खरीदने लाएंगे, तो बिल्कुल। वही तो प्रीमियम पे करेंगे आपको। तो जब वो प्रीमियम पे करेंगे आपको प्रॉपर्टी के लिए, तो कम से कम आप जब प्रॉपर्टी में एंट्री कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। एक तो प्रॉपर्टी का प्राइस कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसपास जिन प्रॉपर्टीज़ का रेरा आ चुका है वो सिर्फ 1000 रुपये कम हो, कि ओके। आपको प्रॉपर्टी की प्राइस दिया जा रहा हो जिसमें सिर्फ 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंशिएशन हो, तो आप उस प्रॉपर्टी से पैसा नहीं बना पाएंगे बिल्कुल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी। लेकिन अगर हाँ शॉर्ट टर्म में जब बना सकते हैं, जब प्रॉपर्टी के प्राइस में, जो आज आप सॉफ्ट लॉन्च में जा रहे हैं और कोई प्रॉपर्टी रेरा की वहाँ पे ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही है, एक प्राइस पर बिक रही है, उससे अगर डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तो आप अर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि आप आसपास के प्रॉपर्टीज रेडी टू मूव हैं, उनके रेट चल रहे हैं हाँ, 13-14,000। या अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं एक, लेकिन राइट। एक स्टेज पे हैं, 10 फ्लोर बन चुके हैं, 15 राइट। फ्लोर बन चुके हैं, तब आपको एक प्राइस मिल रहा है। तो आपको एग्जिट करने के लिए ना प्राइसिंग और टाइमिंग, ये बहुत आपको सटीक जाना पड़ेगा। वरना आप समझिए ना कि आप प्रॉपर्टी के साथ पैसा और टाइमिंग के साथ ही ना आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल। मैं मतलब एक मेरी जेन्युइन राय भी है, मतलब एक एडवाइस भी है, यमुना में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने वो कर रहे हैं, अगर उनकी लोन कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है, या फिर वो सेल्फ फंड ज़्यादा यूज कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वो करते हैं जो लोन लेके करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कि किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि यार प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, तो आप लोन ले लीजिए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मैं उनको भी एक बार कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत चेक करें, कि उनके लोन्स का बर्डन, जब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन पे प्रॉपर्टी बिल्डर आपसे रिक्वायरमेंट्स भेजता जाएगा फंड्स की, कि आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास डिमांड्स आती रहेंगी, ठीक है, तो आपके पास ईएमआई का बर्डन बढ़ता रहेगा।
हो राइट, सकता है आपके पास इस समय भी कोई ईएमआई चल रही हो, तो राइट, आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि मैं जब प्रॉपर्टी पे एग्जिट करने जाऊंगा तो उस समय मेरे पास ईएमआई का क्या बर्डन होगा। राइट। मतलब डिपेंड करता है कि 4 साल के लिए अगर जैसे यमुना में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और 4 से 5 साल वहाँ पे बूम आने बबल आने में अभी लगेगा, और आप लोन करा रहे हो, तो वो भी बहुत मैटर करता है ना, 4 से 5 साल ईएमआई देना, इतना अब होल्ड करना। इसको ना ऐसे आप रिवर्स समझो इसको, कि जैसे जैसे पैसा आपका ज़्यादा जाएगा उस पैसे की होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। आज किसी इनिशियल पेमेंट देना 10% देना इजी हम्म। टास्क है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉपर्टी के अंदर 40% डिमांड के हिसाब से 50%, 60%, 70% जब पैसा जाता जाएगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को कम करेगा। बिल्कुल। क्योंकि प्रॉपर्टी का एक प्राइस तो होगा ना जिस पे वहाँ से रीसेल होगी प्रॉपर्टी, तो उस प्राइस में से जो आपका जो पैसा आप दे चुके हैं ऑलरेडी, जो देते जा रहे हैं, तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर देगी। तो नॉर्मली सेल्फ फंडेड में हमेशा ये बोला जाता है कि जो उनके पास सेल्फ फंडेड कैपेसिटी है वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स अच्छे ले लेते हैं। राइट, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म करना है तो फिर वो लोन में जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का है 4 से 5 साल। पिछले कुछ पीरियड्स में लोगों को शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। राइट। ठीक है। नो डाउट फ्यूचर अच्छा है प्रॉपर्टीज़ में जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है आने वाले समय में आपको प्रॉपर्टी से रिटर्न लेने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ प्रॉपर्टी को। ऑलरेडी इतना बबल आ चुका है, तो अभी मतलब स्लो स्लो ही चलेगा, कोई बहुत एकदम से बूम नहीं आने नहीं, वाला, एकदम राइट। से नहीं आएगा। और आप इस अगर माइंडसेट के साथ आप इस माइंडसेट के साथ भी अगर जा रहे हैं प्रॉपर्टी में कि आपने एक 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए या 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और आपको ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आपको 20 लाख रुपए रिटर्न में मिल गए या 15 लाख रुपए रिटर्न में मिल गए या 25 लाख रुपए रिटर्न में मिल गए, वो सिनेरियो अभी आने में फिर अब वक्त लगेगा, ओके। तो आपको वेट करना पड़ेगा। राइट। नोएडा एक्सटेंशन के बारे में आपका क्या राय है? अगर नोएडा एक्सटेंशन में अगर कोई इन्वेस्टर जाता है, या एंड यूज़र्स के लिए तो ओके, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या ग्रोथ है? अगर कोई नोएडा एक्सटेंशन में जाता है, या ये अपना पर्थला के पास सेक्टर 120 हो गया, वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे क्या ग्रोथ देख सकता है कोई भी क्लाइंट 2 साल के अंदर, या 3 साल के, या 1.5 साल के अंदर भी? देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए तो जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला, प्रॉपर्टी की जो स्टेज होनी चाहिए वो इंसेप्शन होनी चाहिए। इंसेप्शन बिल्कुल। मतलब प्रॉपर्टी तुरंत लॉन्च हुई हो या सॉफ्ट लॉन्च में हो, सबसे इंपॉर्टेंट हम्म। फैक्टर ये होगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको उसका प्राइस देखना है, क्या वो प्राइस मार्केट में आज जो प्रॉपर्टी ट्रेड हो रही है उससे कम है। बिल्कुल। आपको देखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ना उस प्रॉफिट को आपको आज बुक करना होगा, तब वो आपको प्रॉफिट 1 साल बाद मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो किसी प्रॉपर्टी का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप प्रॉपर्टी को उसको ऐसे समझिए कि एक प्रॉपर्टी 10,000 रुपये में आपको सॉफ्ट लॉन्च में नोएडा के अंदर मिलती है, या हम्म। 11,000 रुपये में मिलती है, हम्म। या 12,000 रुपये में मिलती है। एक एग्जांपल के लिए प्राइस ले रहे हैं, और ओके। मार्केट वहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है वो मार्केट करीब 15,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो आज आपका 3,000 रुपये का वो प्रॉफिट है राइट। जो आपने आज बुक कर लिया उस प्राइसिंग को देके। अब जैसे धीरे धीरे फंड्स भी आप देते जाएंगे, तो वो मैं मान के चलता हूँ प्रॉपर्टी उसी स्टेज पर रहती है कि बिल्कुल। आप उस स्टेज पे पहुंचे और आप 15,000 रुपये पे ट्रेड करेंगे, तो आज के 1 साल बाद वो 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, वो तो आपने आज बुक कर लिया। तो हमेशा राइट। प्राइसिंग आपको एश्योर कर देता है कि आपका एग्जिट 110% हो जाएगा। क्योंकि एंड यूजर्स तो प्रॉपर्टी के 3 सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ए बी एंड सी। बिल्कुल। ए वो हैं जो विजनरी हैं, हम्म। बी वो हैं जो थोड़ा सा मोमेंट होता है प्रॉपर्टी के अंदर, न्यूज जाती हैं, एक हम्म। अवेयरनेस सर्किल होता है। ठीक है, अवेयरनेस सर्किल होता है, वहाँ के लोग इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा वो पॉइंट है जहाँ पे एंड यूजर को कॉन्फिडेंस आता है कि प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन बढ़ चुका है, बिल्कुल। अब प्रॉपर्टी दिखने लगी है, विजुलाइज होने लगी है, उसकी प्लानिंग होने लगी है, वो नज़र आने लगी है। तो तीसरा पॉइंट ये होता है। तो अगर आप इस तरह से इन 2 पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है आप 100% अर्न करेंगे, अभी अच्छा तो अर्न वैसे भी करेंगे। जैसे माइवन कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत फास्ट ही होता है, एज कम्पेयर टू अगर हम ब्रिक्स वाले कंस्ट्रक्शन से कंपेयर करें, तो बेसमेंट तक आने के बाद तो फास्ट ही होता है, तो डिमांड भी जल्दी ही आती हाँ, है। बिल्कुल आती है तो ये सीएलपी ये पेमेंट। एक। हाँ, हाँ, सीएलपी पेमेंट प्लान आपको, अगर आपने राइट। एग्जिट अगर आपका डिफाइन नहीं है, और आपको प्रॉपर्टी ट्रेड होने में और आपने जिस रेट पे प्रॉपर्टी ली है उसमें एक डिफरेंशियल अमाउंट नहीं है, तो वो आपको दिक्कत देगा। आपकी होल्डिंग कॉस्ट जब जब बढ़ेगी तो वो आपके प्रॉफिट को माइनस कर देगी, आपके अच्छा, प्रॉफिट्स को कम कर देगी। एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आती जब मैं नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जाती हूँ, जैसे ये अपना गौर चौक हो गया, गौर चौक से एक मूर्ति तक सारे इतने सारे ब्रांड्स आए हुए हैं, इतने सारे मॉल्स बने हुए हैं, और सब खाली हैं, तो उनका क्या फ्यूचर है? इतने लोग के वहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं, निकल भी नहीं पा रहे हैं, लीज्ड आउट भी नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है बेसिकली। अब गौर सिटी सेंटर की ही बात करते, पूरा खाली पड़ा हुआ है, इतने लोगों के वहाँ पे पैसे लगे हुए हैं, उनका कुछ फ्यूचर है आने वाले टाइम में? कितना टाइम ऐसे लग सकता है? लाइक जैसे मेट्रो भी सपोज हो रहा है, मेट्रो आएगा तो उसके बाद क्या लगता है चीज़ें उनकी
प्रॉफिटेबल होंगी? एक्चुअली क्या है ना, देखिए अभी क्या है ना, नोएडा एक्सटेंशन पूरा बसा नहीं है। ओके। अगर आप उस एरिया को पूरे को देखेंगे ना, तो अभी भी उसके अंदर बहुत नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन आने हैं। ठीक है, आप अभी कमर्शियल्स का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन आती है किसी एरिया में, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे एडवोकेट्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे हाउसेज आते हैं, जैसे आपने नोएडा सिटी सेंटर का नाम लिया, तो वहाँ छोटी छोटी शॉप्स हैं। तो वो एक इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस करते हैं, चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया से होते हैं, तो उन लोगों की भी डिमांड आएगी वहाँ पर। ओके। जैसे जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन अभी और बढ़ेगी, मेट्रो के आने से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, बिल्कुल। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो वो मुझे लगता है कि वहाँ फ्यूचर में वहाँ से उन्हें अच्छे रेंटल्स मिलने लगेंगे। मतलब 4 से 5 साल के अंदर उनको हाँ अच्छी बिल्कुल, मैं ये पीरियड प्रॉफिट। मान के चलता हूँ कि वहाँ पे उन्हें समय लगेगा। मैंने ओके। आपको पहले भी बोला था ना, रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको बिल्कुल। आइडेंटिफाई करना होता है। राइट, हाँ, राइट। और लेकिन इनका तो कमर्शियल कमर्शियल के अंदर एक और डिफरेंट चीज़ है। कमर्शियल या तो हमेशा असेट में रहेगा, या फिर या अगर तो कमर्शियल लायबिलिटी। वंस टर्न्स आउट इनटू लाइबिलिटी, तो फिर वो लाइबिलिटी हो जाता है। बिल्कुल, तो कमर्शियल लेने से पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे हैं, जिन्हें आपको बहुत देखना होता है। बिल्कुल। अच्छा, नोएडा एक्सटेंशन में भी मेरे एक फ्रेंड है, उनका फ्लैट है वहाँ पे और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है अभी। तो क्या है यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में रजिस्ट्रीज़ का? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि नोएडा एक्सटेंशन में रजिस्ट्री किसी की भी नहीं है। बहुत से डेवलपर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, और बहुत से लोग वहाँ रह रहे हैं जो अपने अपार्टमेंट को रजिस्टर्ड करा चुके हैं। ओके। लेकिन हाँ, कुछ रजिस्ट्रीज वहाँ पे नहीं है। वो रजिस्ट्रीज बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि रजिस्ट्री क्यों नहीं है। इसके पीछे मतलब एक बहुत बड़ी, मतलब एक कैलकुलेशंस हैं जो आप ऐसे समझ लीजिए लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में, कि बिल्डर्स और अथॉरिटी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था लैंड के परचेज टाइम पे, जिसमें फंड्स का मतलब इन कंडीशन पे टाइम बाउंड होके ये फंड्स देने थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जो उस लैंड पे लोन लिया गया उन्हें रीपेमेंट्स करने थे, वो टाइमली नहीं हुए। ओके। जब वो टाइमली नहीं हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जब टाइमली नहीं हुआ, तो अथॉरिटी के पास ये होता है कि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि आपको एनओसी नहीं मिलेगा, ओके। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो जब तक वो लैंड ड्यूज़ के पेमेंट्स आपको नहीं जाएंगे, तो तब तक उनकी रजिस्ट्रीज नहीं होंगी। मतलब नॉर्मली गवर्नमेंट बहुत स्कीम्स लेके आती रहती है, जैसे अभी आपने सुना था उन बिल्डर्स के लिए अमिताभ कांत जी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उनका जो पेमेंट ड्यू था उसको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन अब सुनने में मेरे भी आया है कि उस इंस्टॉलमेंट्स होने के बाद भी बहुत से बिल्डर्स उस पेमेंट को नहीं कर पाए हैं। ओके। तो अब नेक्स्ट फ्यूचर अथॉरिटी विल टेक द एक्शंस लेगी, या फिर कहीं ना कोई रेजोल्यूशन पास होगा जिससे इस प्रोसेस को इजी बना जा सके, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने पेमेंट्स कर दिए। अब तो वो लोग उन घरों में शिफ्ट हो गए हैं जहां वो अपना होम लोन भी खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल। मतलब होम लोन उनका खत्म हो चुका है 20 साल का, 15 साल का, मतलब 7 10 साल में जो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्ट्री उनके नाम से नहीं है। और अनटिल रजिस्ट्री आपके नाम से नहीं हो सकती, आपकी 100% ओनरशिप तो नहीं होती है। सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। बहुत सारी नॉलेज आपने दी मेरे ऑडियंस को भी, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को आज आपसे मिला है। ये एंड करने से पहले मैं 2-3 सवाल और क्विक क्वेश्चंस आपसे करना चाहती हूँ। लाइक, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लोकेशन? यमुना एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सटेंशन? यमुना। ओके, अब मैं आती हूँ मेरे सेकंड क्वेश्चन पे। फ्लैट या प्लॉट? प्लॉट। ओके। और कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले सबसे पहले क्या स्टेप क्लाइंट को लेना चाहिए? प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे पहले अपने कंसल्टेंट को हाँ बोलना। क्योंकि देखिए दुनिया में दो ही लोग हैं, एक सक्सेसफुल, एक मेरी कोटेशन मुझे याद आ जाती है, एक तो है जो सक्सेसफुल, और एक दो तो दूसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया। राइट। मैं इससे पहले जब मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी तब इंश्योरेंस में था। तो ओके। इंश्योरेंस हमेशा से ये बोला जाता था कि इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु है। तो बिल्कुल। मैं हमेशा, जब हम घर सेल्स करते हैं बीइंग एज ए कंसल्टेंट, तो मैं उसको भी हमेशा ये मानता हूँ कि हर एक कंसल्टेंट को ये बोलना चाहिए कि किसी को घर देना भी आग्रह की विषय वस्तु है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो फॉर मोर सच कंटेंट।